हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। आ चुकी है न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 का मोशन चैप्टर, जो कि होने वाला है फिजिक्स का हमारे पास चैप्टर नंबर 4। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो सीबीएसई ने न्यू बुक लॉन्च करी है उसके हिसाब से है। मोशन अराउंड अस है ना, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो अब बात करते हैं, जो अब मोशन चैप्टर होने वाला है ये फिजिक्स का चैप्टर आता है। मोशन जो होगा वो फिजिक्स का होगा। जैसे तुम लोग अभी क्लास 8 में पढ़ते थे, उसमें भी एक क्लास 7 में भी चैप्टर था मोशन, और अभी भी हमारे पास क्लास 9 में भी दे रखा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है, समझने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ना। और मुझे पता है कि यहाँ यूट्यूब में भी इस तरीके से किसी ने भी अभी तक नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले बताता हूँ, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू होने वाला है। इसके इसको पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग थोड़ा बेसिक्स में काम करें, थोड़ा अच्छे से समझें कि ये जो हम यूनिट वगैरह करते हैं ये कैसे होता है, क्या होता है ना। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे देखो। पहले डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज़। हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं क्वांटिटीज़ में। क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? कोई भी चीज़ जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, या फिर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसे बोला जाता है हम लोग क्वांटिटीज़। क्या बोला जाता है? क्वांटिटीज़। तो क्वांटिटीज़ मेनली दो टाइप की होती हैं, एक फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जैसे हम लेंथ मेज़र कर सकते हैं, मास मेज़र कर सकते हैं, टाइम मेज़र कर सकते हैं, करंट को मेज़र कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो उसके अंदर दो क्वांटिटी और आती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो ये बाद में बात करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ देखो पहले, तो क्वांटिटी एक तरह हो गई फिजिकल क्वांटिटी, एक हो गई नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जैसे कि एंगर, लव, हंगर, हैप्पीनेस। हमें इसको मेजर नहीं कर सकते ना, कि मैं कितना किलो गुस्सा हूँ तुझसे। ऐसा नहीं कह सकते कि हम कितने किलो गुस्सा हैं, या मैं कितना प्यार करता हूँ। देखा होगा तुम्हें, बच्चों से पूछते हैं, मम्मी पापा पूछते हैं भाई तू मुझे कितना प्यार करता है, तो बच्चा ऐसे हाथ खड़ा करता है, कहता बोलता है इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। तो वो कहता है बस इतना ही प्यार करता, तो और हाथ खड़ा कर देता, बोलता है इतना प्यार करता हूँ। तो कहने का मतलब है, अगर उसको अगर मेज़र करने की वैल्यू होती तो कहता मैं इतना किलो प्यार करता हूँ। तो ये जो क्वांटिटी होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है, हम इसे मेजर नहीं कर सकते, लेकिन डिस्क्राइब तो कर सकते हैं। एंगर, गुस्सा, लव डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर सकते। जब मेजर नहीं कर सकते हो तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी, मेजर कर सकते हैं ऐसी क्वांटिटी को, तो उसे बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं ये चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आगे जाके तुम्हें बार बार यूज़ होगा, इसलिए पहले पढ़ाया जा रहा है तुम्हें। ठीक है, तो ये तुम्हारे उसमें भी नहीं है, क्या बोलते हैं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी क्योंकि इसके बिना तुम नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक केमिस्ट्री में पढ़ाया था ना, बेसिक वाला, बहुत वीडियो बहुत सही जा रही थी वो, और उसमें बहुत काफ़ी बच्चों ने बहुत अपना प्यार दिया है। तो ऐसे ही इस वीडियो को भी प्यार देना। ये पहली वीडियो है फिज़िक्स की। तो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं लेंथ, मास, टाइम, जो कि हमारे ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। बेसिकली इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर याद करना सिर्फ 3 चीज़ें है ना। 9th के लिए सिर्फ 3 चीज़ें आएंगी। ये सब चीज़ें जो होती हैं ज़्यादातर हमारे पास 11th 12th में आ जाती हैं, 10th में आ जाती हैं। तो मेनली लेंथ की यूनिट याद करना। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एंड टाइम की यूनिट होती है सेकंड। बिल्कुल याद रखना, ये तीनों चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आने वाले में। तो कुछ क्वांटिटी तो ये होती हैं 7 फंडामेंटल। कुछ होती है इनके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी आती हैं, जो कि होती हैं रेडियन और रेडियन नहीं, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है। रेडियन, हाँ रेडियन यूनिट है और रेडियन रेडियन है। तो किसको मेज़र करने के लिए होता है ये, इसमें थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा मुझे। ये होता है हमारे पास प्लेन एंगल। ये क्या होता है हमारे पास? प्लेन एंगल। और ये मेज़र होता है सॉलिड एंगल, है ना। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये है, इसके बीच में एंगल कितना है? थीटा। थीटा भी एक डिग्री है, नंबर थीटा भी एक क्या होती है? यूनिट होती है, लेकिन थीटा इज़ नॉट अ ऐसा यूनिट। ये जितनी भी है ना, ये जितनी क्वांटिटी हैं, ये सब ऐसा यूनिट्स हैं। क्या हैं ये? ऐसा यूनिट्स, जो कि कहाँ, ये ऐसा यूनिट हमारे जो साइंटिस्ट लोगों ने उन्होंने बनवाई थी। ठीक है, कहाँ? पेरिस, फ्रांस में कुछ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे हम लोगों ने ये बताया था कि हम इतना मीटर को इतना लेंथ लेंगे। जैसे बोल दिया कि ये इतनी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। 1 मीटर इसलिए ली क्योंकि ये मल्टीपल करने में भी आसान होती है और माइनस डिवाइड करने में भी आसान होता है, इसलिए एक परफेक्ट नंबर। हाँ, ये बात की बात है यार, ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ बताना नहीं चाह रहा इस टॉपिक में। कहाँ से आया, क्यों आया, किसको मानते हैं, क्या मानते हैं, ये बड़ी क्लासेस का होता है। तो बस मैं बेसिक बेसिक ही लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो ये सब चीज़ें थी। अब तो हम समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो कि हम मेज़र कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी को कैन नॉट बी
मेज़र कर सकते हैं, उसको मेज़र नहीं कर सकते। तो जैसे लेंथ मेज़र कर सकते हैं, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कर सकते हैं। और जैसे एंगर, लव, हंगर, हैप्पीनेस, फियर, पेन, ब्यूटी, जेलेसी, एक्साइटमेंट, काइंडनेस हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आता है। ठीक है, तो याद रखना ये बस मुझे इस टॉपिक को पढ़ाने का मतलब भी ये रहता है कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, हमेशा मीटर होती है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये 3 चीज़ तो बेसिक याद रखना ही रखना, 7 के 7 नहीं रख पाओगे तो, लेकिन कम से कम ये 3 तो रखनी ही रखनी है याद, ठीक है, तो आगे यूज़ होगी। चलो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में मोशन होना, सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन होना, चाहे वो लेफ्ट जाए या राइट जाए, ऊपर से नीचे गिरे, जो एक ही मोशन पे होगा। अभी 2D मोशन कैसा होता है, फिर जैसे ये एक कोई मैंने ग्राफ बनाया इस तरीके से जा रहा है, जो मैंने बॉल को लेंथ मारी, जैसे बॉल को अगर लात मारूँ तो ये जो शेप जाता है, ये जो पैराबोलिक पाथ जाता है, इसे बोलते हैं 2D मोशन। लेकिन हम लोग अभी ये पढ़ते हैं 11th क्लास में, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर आता है, मोशन इन अ प्लेन जो 11th क्लास में चैप्टर होता है, तो उसमें पढ़ाया जाता है। तो 2D मोशन, 3D मोशन भी होता है, तो ज़रूरत नहीं है उसकी, हमें अभी पढ़ना है सिर्फ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब क्लास 11th में जब तुम PCM लोगे, तो PCM में जो फिजिक्स होता है उसमें चैप्टर आता है थर्ड चैप्टर है, हाँ, थर्ड चैप्टर में आता है ये हमारे पास मोशन इन अ प्लेन, उसमें 2D मोशन पढ़ रहे होते हैं। तो हम पहले सेकंड चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लास 11 में भी सेम सिलेबस है भाई, क्लास 11 में भी सेम सिलेबस होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें 2 बुक्स होती हैं, तो दूसरी बुक में चेंजेस हैं, लेकिन पहली बुक में सेम 9th क्लास का ही सिलेबस लगभग रहता है। तो एक स्विमर है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक बॉल है नीचे गिर रही है, वर्टिकल फॉलिंग बॉडी है, ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ये भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये बॉडी भी नीचे स्ट्रेट लाइन में गिर रही है। ऐसे नहीं ये सिर्फ नीचे गिरने वाला है, यानी कि ये कोई बॉल थ्रो कर रहा है, वो 2D मोशन है। अगर कोई बॉल थ्रो कर रहा है वो 2D मोशन है, लेकिन अगर बॉल सीधे नीचे अंडर ग्रेविटी गिर रही है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रही है, इसलिए वो 1D है, ठीक है, 1 डायमेंशन है। 1D मतलब होता है 1 डायमेंशन, 2D में लिख रहा है तो 2 डायमेंशन में होता है। तो यहाँ से समझ में आता है, अगर एक सीधी लाइन में चल रहा है तो उसको लीनियर मोशन भी कहते हैं, लीनियर मोशन भी कहते हैं और स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, ठीक है, याद रहोगे। अब किसी को अगर हम किसी को पोजीशन बतानी है, कोई ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन बतानी है, मान लो एक मैंने यहीं पे एक यहीं पे मैं बात करूँ, एक मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, मैंने कहा एक ये पॉइंट है ना, कुछ मैं ग्राफ बनाने का ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे 1 2 3 1 2, मैं चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो या फिर एक मैं यहीं पे रैंडम कहीं पे भी एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे लिया है ना, नीचे ले लिया पॉइंट, मैंने कहा इसकी पोजीशन बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इसकी पोजीशन बताओ। तुम बोलोगे कैसे बताऊँगा मैं इसकी पोजीशन, तुम ये तो बोलोगे सर कॉर्नर से थोड़ा सा ऊपर जाओ और फिर यहाँ से आ जाओ, इस तरीके बताओगे ना। तो कहने का मतलब तुम्हें एक रेफरेंस देना पड़ेगा, कि वहाँ से कितना। जैसे मैं यहाँ रेफरेंस दे रहा हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा, मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो 1 2 3 करने के बाद 2 ऊपर आना पड़ेगा, मुझे इतना आना पड़ेगा, तब इसके यहाँ पे पहुँचूँगा। कहने का मतलब है मुझे कहीं ना कहीं मुझे एक रेफरेंस देना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मैंने पोजीशन बतानी है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, एक रेफरेंस देना पड़ेगा कि यहाँ से इतना दूर हूँ, इस जगह से इतना दूर हूँ, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, देखो ज़रा समझो, मैंने एक रैंडम एक पॉइंट लिया, मैंने कहा ये लो। अब मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ तो तुम इससे पूछ रहा हूँ कि इसकी पोजीशन क्या है, तो तुम कैसे बताओगे इसकी पोजीशन। कहीं ना कहीं रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना, टॉप कॉर्नर से सर इधर आओ, इस डायरेक्शन में आओ, इधर जाके इधर आओ, या यहाँ से इधर आओ, मतलब कहीं ना कहीं हमने क्या लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस लेना पड़ता है किसी भी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट ही होता है जिसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। फिर उस रेफरेंस से वो कितना दूर है वो उसकी डिस्टेंस बता देगा, है ना, ठीक है। तो अब देखो, ऑब्जेक्ट दो तरीके के दो स्टेट में रह सकता है। ऑब्जेक्ट जो है 2 स्टेट में रह सकता है, या तो वो मोशन कर रहा होगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। जैसे मैं यहाँ पे था पहले, मतलब इस रेफरेंस के पॉइंट के ऑब्जेक्ट यहाँ पेड़ यहाँ पे था, अब मान लो ये पेड़ खिसका के किसी भी हालत से क्रेन वेन से उठा के हमने पेड़ यहाँ पे रख दिया, ठीक है, पेड़ हमने यहाँ पे रख दिया। तो कहने का मतलब इसकी क्या हो गई, पोजीशन अब चेंज हो गई, किसके रिस्पेक्ट में, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो तब कहेंगे हम ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर गया, ठीक है, मतलब वो मोशन पे रहा होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे है और वहीं पे खड़ा हुआ है कब से, तो उसे बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट पे है। तो ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेफरेंस पॉइंट, तो उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। फिर ये चीज़ें होती हैं।
तो हम समझे कि भाई हम क्या समझे, एक कुछ समझे हम लोग कि मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या होता है और रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं, मोशन रेस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें समझें। तो अब देखो यूट्यूब में इतना बढ़िया पढ़ाया जा रहा है इसमें, ठीक है। मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, दोनों पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब को और यूट्यूब को भी मैनेज कर रहा हूँ और ऑफलाइन क्लासेस को भी मैनेज कर रहा हूँ। तो प्लीज़ हम मुझे सपोर्ट करना कि कोई वीडियो अगर स्लो भी आ रही है तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, अच्छा अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेस्ट वीडियो होने वाली है यूट्यूब के लिए, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। ये पढ़ा दिया था। अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, देखो डेफिनेशन पे जाना है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी डिस्टेंस होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ध्यान रखेंगे, ये रहा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये रखा मैंने, एक नंबर लाइन बना रखी है, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना रखी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझो चीज़ों को और आ जाएगा इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ओरिजिन यहाँ पे और रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे कोई है, तो यहाँ से मान लो 100 मीटर गया ए पॉइंट पे, ठीक है। पहले मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो जीरो से चला कहाँ पे, ए पॉइंट तक, मतलब 100 मीटर चला, उसके बाद 60 मीटर और चल गया, 60 मीटर पीछे वापस आ गया। तो टोटल कितना चला, ओ ए मतलब यहाँ 100 और 60 मीटर, तो कितना टोटल चला होगा, 60 मीटर चला। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब कितना खिसका ओवरऑल, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है खिसकना, कितना वो खिसका। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट को मार्क कर लो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल देखो, ये ऑब्जेक्ट कहाँ गया था, इनिशियल ये था, और फाइनल कहाँ था, यहाँ, मतलब इनिशियल पहले वो यहाँ गया फिर यहाँ आया, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो दो, ये जो गोले का रहे वही हैं। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं यहाँ से पूरा 100 था और ये 60 को माइनस कर दूँ, तो ये लेंथ तो बचेगी 40 मीटर, है ना। तो ये क्या बचेगी, 40 मीटर बचेगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें पता चलेंगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताता हूँ। उससे पहले तुम्हें थोड़ी सी बताना पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब होता है सिर्फ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू की कितनी है, 5 मीटर है या 20 किलोग्राम है या स्पीड है, जो भी है। लेकिन अगर उसकी वहीं पे अगर उसको डायरेक्शन भी दे दी, मान लो मैं कहा 5 मीटर टू ईस्ट बोल दिया, 5 मीटर टू ईस्ट बोल दिया, तो इसका मतलब वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें चाहिए मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए। और स्केलर क्वांटिटी को कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से, उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड मतलब 5 मीटर बोल दिया तो खत्म, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो किस डायरेक्शन में जाए उससे कोई मतलब नहीं होता, किसको, स्केलर क्वांटिटी को। और वेक्टर क्वांटिटी को क्या क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है, ठीक है। याद रखना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है वेक्टर्स के लिए, और स्केलर के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। तो डिस्टेंस के लिए जो डिफरेंस पढ़ते हैं, दो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट, और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, इंटायर पाथ, किस पाथ से चला है उस पाथ पे डिपेंड करेगा कौन, डिस्टेंस। और यहीं पे अगर मैं एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल दूं, देखो ज़रा बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, अगर मैं बता पाऊँ तो वैसे तो हो जाना चाहिए, और ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, या मान लो मैं ये कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये है मान लो ये क्या, 6 मीटर, यहाँ से आया इधर 6 मीटर, ठीक है। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। से बी पे आया कोई ऑब्जेक्ट, कितना मीटर, 6 मीटर, और बी से चला गया सी पॉइंट तक, ये है 8 मीटर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तुमसे ए टू सी जाने पर, उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, क्या किया, डिस्टेंस। तो तुम बोलोगे सर 6 मीटर प्लस 8 मीटर गया, कितना हो गया, 6 8 14 मीटर। तो 14 मीटर इसमें क्या हो गया, डिस्टेंस। अगर मैं यहीं पे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है ना,
अगर मैं यहीं पे पूछूं तुमसे डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ यही तो है शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए मेरे पास एक पाइथागोरस थ्योरम नाम की कोई चीज़ होती है, पीजीटी बोलते हैं उसको, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलेगा, देखो पीजीटी लगाइए बाय यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो वो कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हाइपोटेनियस ये होगा, तो हाइपोटेनियस से निकालना है तो परपेंडिकुलर कितना मिला है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना मिला है 6 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 64 प्लस 36, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 100, और अंडर 100 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 10 मीटर होती है। याद रखना ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट बन जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास 10 मीटर आ गई, ये कितनी आ गई 10 मीटर। तो यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आ रही है हमें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 10 मीटर आ रहा है। तो कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं तुम्हें, बड़े इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। देखो कभी वो एक क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं पूछूं तुमसे क्या, है ना, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल, क्या वो इक्वल हो सकते हैं। तो यस वो इक्वल हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे। तो जैसे A2 गया वो B में गया, जो 6 मीटर गया, तो वो अगर स्ट्रेट लाइन में चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होंगे 6 मीटर होंगे, ठीक है। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, देखो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट चलेगा कुछ ना कुछ तो चलेगा, चाहे वो वापस ही क्यों ना आ जाए, तो कुछ ना कुछ तो चलेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो जीरो हो सकता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट गया A2 B गया, B2 वापस आ गया, A2 B गया, B2 वापस आ गया, अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उस टाइम जीरो हो जाएगा। क्या वो नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। थोड़ा डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पे देखो जरा, मैंने कुछ एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लो रेफरेंस पॉइंट मैंने लिया है, जैसे ही मैंने माना ये जीरो जो है रेफरेंस पॉइंट है, या मैं तुम्हारे लिए एक अलग से नंबर लाइन बना देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। नंबर लाइन देखो कैसे बनाई जाती है, ये नंबर लाइन देखना है ध्यान से, हाँ, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, -3, ये इंडिकेट करता है माइनस, पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि ये वो राइट साइड जा रहा है, और नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है वो लेफ्ट साइड जा रहा है। तो कहने का मतलब अगर मैं बात करूँ कोई ऑब्जेक्ट, मान लो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वो 2 मीटर गया ईस्ट में, 2 मीटर ईस्ट में गया, और 5 मीटर आया वेस्ट में, 5 मीटर आया वेस्ट में, उसकी मर्जी थी चला गया। तो सुनो, तो रेफरेंस पॉइंट ये है, तो यहाँ से गया 2 मीटर पहले, कहाँ, ईस्ट की तरफ, 1 2 यहाँ पहुँच गया, यहाँ से फिर वापस आया 5 मीटर वापस, जो डिस्टेंस है ना ये 1 मीटर दिखा रहा है। तो यहाँ से आया 5 वापस, तो 1 2 3 4 5, तो कहाँ पे पहुँच गया हूँ -3 पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब -3 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वो लेफ्ट साइड है, और 3 मीटर मतलब उसका मैग्नीट्यूड इतना है, तो इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल गई। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे वो नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे देखो डिफरेंस में बहुत अच्छे से समझा लिखा है मैंने। तो नो, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें डायरेक्शन होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, या अगर चलेगा ही नहीं तो जीरो हो जाएगा। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। कौन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये तीनों चीज़ हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, या फिर जीरो हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चलेगा तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन बिछी है कि हाउ मच पाथ इज कवर्ड, वो होता है डिस्टेंस, और कितना वो अपनी जगह से खिंचका। डिस्प्लेसमेंट टेल्स हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन कोई ऑब्जेक्ट है, कितनी दूर है और कितना वो खिसका, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैंने पूरी वीडियो को अच्छे से समझा दिया, इतना पार्ट समझा दिया। इसके आगे का स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड वगैरह जो भी
ज़रूरत की चीज़ें होती हैं इस चैप्टर में आने वाला है, वो पार्ट सेकंड में आने वाला है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे तक इतनी देर तक रुक गए हो, मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। और अगर आगे फर्दर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, जो भी तुम्हें चाहिएगा, जो भी चाहिए या फिर जो भी डाउट्स हैं वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।